हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य दोष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज हम इनको सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो चार कथन दे रखे हैं उनको सुमेलित करना है। इधर चार आचार्यों के नाम दे रखे हैं, आचार्य विश्वनाथ मम्मट, आचार्य वामन, आचार्य जयदेव, और उनके आगे सामने दे रखा है काव्य दोष से संबंधित परिभाषा। जिस प्रकार जिन्होंने जो परिभाषा दी है उनको सुमेलित करना है। देखो, पहला है उद्वेग जनको दोष है। इस परिभाषा का मतलब अर्थात पढ़ने पर चित्त में चिंता उत्पन्न करने वाली काव्य रचना दोषपूर्ण मानी जाती है, यानी चिंता उत्पन्न करती है। ये परिभाषा है आचार्य जयदेव की है। इनके अलावा ये अग्नि पुराण में भी लिखी हुई है, यानी वेदव्यास के द्वारा भी ये परिभाषा दी गई है। इसके बाद में रसापकर्षा दोषा, यानी जो रस को नष्ट करने वाले तत्व है, जो रस को नष्ट करने वाले जो तत्व होते हैं वो दोष कहलाते हैं। रस जो होते हैं, श्रृंगार रस हो गया है, करुण रस हो गया है, इनको जो नष्ट करने वाला जो तत्व है वो क्या कहलाता है? दोष कहलाता है। तो ये परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की। इसके बाद में अगला है मुख्यार्थ हतिर दोषा है, यानी जो मुख्य अर्थ को नष्ट करने वाला जो तत्व है, हतिर यानी नष्ट करने वाला, मुख्य अर्थ यानी जो अभिधेय अर्थ हो, जो शाब्दिक अर्थ हो, उसको नष्ट करने वाला जो तत्व है वो कौन सा दोष कहलाता है। और ये परिभाषा दी है आचार्य मम्मट ने, यानी मम्मट ने अभिधा शब्द शक्ति को महत्वपूर्ण प्रधानता दी है। इसके बाद में गुण विपरीत मानव दोषा, यानी जो गुण के विपरीत जो विरोधी तत्व है उनको दोष कहते हैं, यानी गुणों के जो विरोधी तत्व है उन्हें दोष कहते हैं। यानी प्रसाद, ओज, माधुर्य गुण है, इन गुणों के जो विपरीत या विरोधी तत्व है उन्हें दोष कहा जाता है। यह परिभाषा है आचार्य वामन की। अब इनको हम सुमेलित करते हैं। देखिए साथियों, पहला है विश्वनाथ के साथ में है 2 नंबर विकल्प, यानी रसापकर्षा दोषा है। तो इसमें देखते हैं प्रश्न में विकल्पों में पहले के साथ 2 है, पहले के साथ फर्स्ट है, पहले के साथ 4 है, पहले के साथ 2 है, पहले के साथ 2 है। तो पहला और दूसरा विकल्प तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले के साथ 2 आना चाहिए, तो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, तो ये दोनों विकल्प नहीं हो सकते। फिर तीसरा और चौथा विकल्प देख रहे हैं, दोनों में पहला क्वेश्चन में पहला जो विकल्प है उसमें सही आ रहा है। फिर हम दूसरे विकल्प को मिलाते हैं, दूसरे में आचार्य मम्मट है और उनकी परिभाषा मुख्यार्थ हतिर दोषा है, यानी 2 में 3। तो इसमें 2 में 3 आ रहा है, इसमें भी 2 3 आ रहा है, तो दोनों में सही चल रहा है। तो फिर हम अगले क्रम पे बढ़ते हैं। इसमें गुण विपरीत मानो दोषा है, यानी आचार्य वामन के द्वारा दिया गया गुण विपरीत मानो दोषा है, यानी 3 में 4। तो इसमें देखते 3 में 1 आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा, तो ये विकल्प नहीं होगा। इसमें देखते हैं 3 में 4 आ रहा, तो ये होगा। फिर इसके बाद देखते हैं अगला 4 में 1 आ रहा है, आचार्य जयदेव उद्वेग जन को दोषा है, 4 में 1 आ रहा है, तो सही विकल्प ये होगा। तो पहले प्रश्न का जो सही आंसर होगा द विकल्प होगा। चलिए साथियों, इसके अलावा हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर जो भर्त्सना शब्द है, वो जो भर्त्सना शब्द दे रखा है वो क्या है? सुनने में अप्रिय लग रहा है, कठोर प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा जो प्रतीत होता है तो उसमें श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है, यानी जो सुनने में कटु लगते हो, कठोर लगते हो। तो ऐसे शब्दों में, ऐसे पदों में काव्य दोष होगा, श्रुति कटुत्व दोष होगा। ग्राम्य तो दोष वहाँ पे होता है जिनमें ग्रामीण जो बोलचाल के शब्द है उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे मुंड पर मुकुट धरे सोवत है गोपाल, तो इसमें ग्राम्य तो दोष हो गया। क्लिष्ट तो दोष उसमें होता है जिसका हमें कठिनाई से अर्थ ज्ञात हो, जैसे अजा सहेली तासु रिपु, ता जननी भरतार, ताके सूत के मित्र हो भजिए बारंबार। तो इसका मतलब इसका पद का अर्थ होगा श्री कृष्ण को बार बार भजिए, उसका बारंबार भजन कीजिए। तो इस प्रकार से हमें जो अर्थ प्राप्त हो वो क्लिष्ट दोष होगा। अकर्मक दोष वहाँ पे होता है जहाँ पे पदों को और शब्दों को सही क्रम से नहीं रखा जाता, यानी काव्य रचना में पदों का क्रम भंग हो, तो वहाँ पे अकर्मत्व दोष माना जाता है। जैसे बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिला दो, तो वहाँ पे अकर्मत्व दोष माना जाएगा। चलिए साथियों, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो श्रुति कटुत्व दोष हो गया। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित है
4 विकल्पों में असम्मिलित कथन को देखना है। शब्दकोश, शब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। जो शब्द दोष होता है उसे ही पद दोष के नाम से भी जाना जाता है। शब्द दोष या पद दोष जहाँ पे होता है जहाँ पे किसी व्याकरण से संबंधित कोई त्रुटि हो, यानी वर्तनी से संबंधित हो गई या लिंग वचन से संबंधित कोई त्रुटि होगी, वहाँ पे शब्द दोष या पद दोष होगा। जैसे आपसी सौजन्यता, तो यहाँ पर सौजन्यता दे रखा है, इसमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है ये। इसका शुद्ध शब्द होगा सौजन्य। क्या होगा इसका? सौजन्य शब्द हो गया। तो सौजन्य शब्द हो गया तो ये अशुद्ध हो गया सौजन्यता, तो इसमें शब्द दोष होगा या पद दोष होगा, तो ये सही है। इसके बाद में वाक्य दोष। वाक्य दोष में क्या है? जो वाक्य रचना के अनुसार शब्दों का क्रम भंग होता है। तो विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम समान की, तो भीम के जो वीर हैं भीम के समान की, यहाँ पर जो पदों का क्रम है वो सही नहीं है इस पद में, तो पदों का क्रम सही नहीं है, तो इसमें कौन सा दोष होगा? वाक्य दोष या रस दोष होगा। इसके बाद में अर्थ दोष। अर्थ दोष होता है जहाँ पर किसी वाक्य में एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करें। जैसे वार और दिन, यानी एक ही अर्थ को प्रकट करने हैं तो इनका अनावश्यक प्रयोग कर दिया गया है दिन का, तो यहाँ पर अर्थ दोष माना जाएगा, तो ये भी सही है, दोनों सही है। अब देखो अगला रस दोष। रस दोष यानी वाक्य दोष। तो इसमें क्या है? कुमुदिनी खिल गया बाल रवि को देखी। कुमुदिनी खिल गया, खिल गया यानी खिल गई, तो इसमें क्या आ गया? व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धि आ गई, तो इसमें कौन सा दोष होगा? इसमें होगा शब्द दोष या पद दोष होगा, तो इसमें ये रस दोष नहीं होगा, तो इसका जो असम्मिलित विकल्प है वो चौथा होगा, द विकल्प सही आंसर होगा। चलो इसके बाद में अगला है, निम्न में से किस पंक्ति में ग्राम्यत्व दोष नहीं है? ग्राम्यत्व दोष कहाँ पे होता है? जिसमें ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मुंड पर मुकुट धरे सोवत है गोपाल, तो यहाँ पर जो मुंड दे रखा है वो ग्रामीण बोलचाल का शब्द है, तो इसमें ग्राम्यत्व दोष है। विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देते हैं, तो इसमें विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देते हैं, तो इसमें ग्राम्यत्व दोष नहीं है, ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसमें ग्रामीण जो बोलचाल के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसमें ग्राम्यत्व दोष नहीं है। प्रश्न के अनुसार सही विकल्प 2 नंबर होगा, ब विकल्प सही आंसर होगा। इसके बाद हम इसमें दोष होगा, कौन सा होगा? अप्रतित्व दोष माना जाएगा। इसमें कौन सा माना जाएगा? अप्रतित्व काव्य दोष माना जाएगा, उसका बाद में देखते हैं। हेरत हेरत हरि क्यों रस खाने बतायो न लोग लुगाइन। इसमें जो लुगाइन शब्द दे रखा है वो है ग्रामीण बोलचाल का शब्द है, तो ये भी ग्राम्य दोष से संबंधित है। पड़े झटोले पर रहे नींद न आई रात, तो इसमें झटोला भी है, ग्रामीण बोलचाल का शब्द है, तो इसमें अ और स और द में ग्राम्यत्व दोष माना जाएगा, और ब में है ग्राम्यत्व दोष नहीं है, अप्रतित्व दोष है, क्योंकि अप्रतित्व दोष वहाँ पे होता है जहाँ पे जिसमें जिस शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ ना देकर उसका गौण अर्थ दिया हो, यानी किसी भी शब्द का अर्थ है, शब्दकोश में अनेक अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर विष दे रखा है, तो यहाँ पर जो लोक प्रसिद्ध होता है जहर, लेकिन यहाँ पर इसका जहर नहीं मानकर इसका अर्थ मानेंगे जल, यानी शब्दकोश में विष का अर्थ जल भी दे रखा है, तो इस प्रकार से इसमें अप्रतित्व दोष माना जाता है। चलो इसके बाद में अगला है, जब किसी कथन को क्रमबद्ध नहीं कहा जाता है तो वहाँ कौन सा काव्य दोष माना जाता है? कथन को एक तो पदों का क्रम हो और एक कथन का क्रम नहीं सही हो, तो वहाँ पे कौन सा दोष माना जाता है? यानी कोई बात पहले कहनी चाहिए थी वो पहले ना कहकर बाद में कही जाती है, तो वहाँ पे दुष्कर्मत्व दोष माना जाता है, तो ये प्रश्न का आंसर सही होगा। जैसे पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो, तो इसमें पैसे दे दो 5 एक कथन तो ये हो गया, नहीं तो 10 ही दे दो, तो जो पहले कथन कहना चाहिए था वो बाद में कहा गया, यानी पहले हम 10 पैसे मांगेंगे, यदि 10 नहीं देंगे तो उसके बाद में 5 पैसे मांगेंगे, इस प्रकार से हम कथन को कहेंगे तो वो सही कथन होगा। लेकिन इस प्रकार से वर्णन आता है, कथनों का क्रमबद्ध नहीं ढंग से कहा जाता है, तो उसमें दुष्कर्मत्व दोष माना जाता है साथियों। इसके बाद में आही रिपु पति प्रिया सदन है तेरा मुख कमनीय, इसमें कौन सा काव्य दोष है?
इसका अर्थ होता है हे कामिनी तुम्हारा मुख तो कमल के समान है, तुम्हारा मुख तो कमल के समान है। तो यहाँ पर ये कमल कहाँ से आ गया? अब हम इस शुरुआत से इसके पद का अर्थ निकालते हैं। अहि का मतलब होता है सर्प, अहि, अहि रिपु, रिपु यानी शत्रु, तो अहि का रिपु यानी गरुड़, अहि रिपु यानी गरुड़ हो गया। और गरुड़ का पति यानी कौन होता है? विष्णु, विष्णु हो गया। इसके बाद में विष्णु पति के बाद में प्रिया, तो विष्णु की प्रिया यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी हो गया। इसके बाद में लक्ष्मी सदन, तो लक्ष्मी का सदन यानी कमल, यानी लक्ष्मी कहाँ निवास करती है? कमल पे निवास करती है, तो ये उसका निवास हो गया, सदन हो गया। तो कमल के समान तुम्हारा मुख है। तो इसमें जो कमल अर्थ आया है वो किस प्रकार से आया? मतलब इन पदों का सभी का अर्थ ज्ञात होगा तभी हमारे सामने कमल अर्थ निकल कर आएगा। तो इस प्रकार का दोष है वो कलिष्ठ तो काव्य दोष माना जाता है। चलो इसके बाद में है निम्न में से असुमिलित कथन नहीं है, यानी असुमिलित कथन नहीं है। तो इसमें कौन सा है? सुमिलित कथन कौन सा है ये देखना है। तो इसमें देखो पहला अप्रतीतो दोष। अप्रतीतो दोष का मतलब होता है जिसमें जो अर्थ दे रखा है वो लोक प्रसिद्ध नहीं होकर गौण अर्थ हो। तो इसमें देखो इसमें असुमिलित कथन नहीं है, यानी सुमेलित कथन पूछा है इसमें हमें सुमेलित कथन निकालना है। तो हंस वाहिनी पति प्रिया, हंस वाहिनी पति पिता दल समान है नैन। तो हंस वाहिनी किसके लिए आया है? हंस वाहिनी आया है सरस्वती के लिए। हंस वाहिनी किसके लिए आया है? सरस्वती के लिए आया है। और सरस्वती का पति, पति यानी ब्रह्मा, उसका पति कौन होता है? ब्रह्मा, ब्रह्मपति पिता। और ब्रह्मा का पिता कौन? समुद्र। और समुद्र का दल, दल यानी कौन? कमल। इसका मतलब दल यहाँ तक इस पद का आएगा, कमल अर्थ आएगा। तो तुम्हारे नयन है वो कमल के समान सुंदर हैं, तुम्हारे नयन है वो कमल के समान सुंदर हैं। तो यहाँ पर इस पद का पूरे का अर्थ आया कमल। तो इसमें अप्रतीत दोष हुआ है, इसमें अप्रतीत दोष दे रखा है, ये नहीं होगा। इसमें कौन सा दोष होगा? कलिष्ठ दोष माना जाएगा। तो ये सही सुमेलित नहीं है। कलिष्ठ दोष, पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श की नहीं बहुगा, यानी पुत्र के जन्म के समय अनेक गायें दान दी। तो यहाँ पर जो स्पर्श है इसका अर्थ है दान, जबकि स्पर्श का मतलब होता है छूना, लेकिन यहाँ पर स्पर्श का क्या है? दान, यानी जो लोक प्रसिद्ध अर्थ ना देकर उसका जो गौण अर्थ है वो हो रहा है इसका। तो इसमें कौन सा दोष होगा? अप्रतीत्व दोष माना जाएगा। तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। अगला दुष्कर्मत्व, अश्वदान दीजिए मुझे या दीजिए गजदान। तो इसमें एक कथन तो ये कहा कि अश्वदान दो मुझे या मुझे गजदान दो, मतलब या तो हाथ घोड़ों का दान दो या हाथियों का दान दो। पहले हाथियों का दान मांगनी चाहिए, यदि हाथियों का दान नहीं देते तो उसके बाद में घोड़ों का दान मांगना चाहिए। तो यहाँ पर कथनों का क्रम सही नहीं है, जो बात पहले कहनी चाहिए थी वो बाद में कही गई है। तो इस प्रकार से दुष्कर्मत्व दोष इसमें सही है, ये विकल्प है वो सही है। इसमें असुमेलित कथन नहीं है, मतलब सुमेलित है। अकर्मत्व दोष, पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो, तो इसमें भी दुष्कर्मत्व दोष है। इसका जो प्रश्न का सही विकल्प होगा स विकल्प सही होगा। चलो साथियों इसके बाद में अगला है निम्न पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष होगा। जैसे पंक्ति देखते हैं, सारंग ले सारंग उड्यो सारंग पुग्यो आय, जे सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाय। तो यहाँ पर सारंग शब्द का अर्थ है, इस सारंग शब्द का अर्थ है मोर, इस सारंग का शब्द अर्थ है सरप, और इसका अर्थ है बादल, और इस सर का अर्थ है जे सारंग सारंग कहे, इसका अर्थ है मोर, और इसका मतलब वाणी बोलना। तो मुख को सारंग जाए, इसका मतलब क्या है? सरप है। तो इस प्रकार से जो अर्थ ग्रहण हो रहा है, तो इस प्रकार का जो अर्थ हमारे सामने आ रहा है उस किसके तहत आ रहा है?
वो क्लिष्ट दोष के तहत आ रहा है, क्योंकि इन सभी शब्दों का हमें अर्थ ज्ञात होना चाहिए। यानी इस शब्द का सारंग शब्द के हमें अनेक अर्थ हैं, वो जो हमें ज्ञात होंगे तभी हम इस पद का अर्थ निकाल पाएंगे। तो निकाल पाने में जो क्लिष्टता एक कठिनाई है वो क्लिष्ट दोष के तहत आई है, तो इसमें द विकल्प सही माना जाएगा। चलो साथियों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अकर्मत्व दोष नहीं है। इसमें से अकर्मत्व दोष नहीं है। देखो, विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी, इसमें पदों का क्रम सही नहीं है, तो इसमें अकर्मत्व दोष है। लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं होती, यानी मुझे नींद नहीं आती है, तो इसका जो है अर्थ आ रहा है लंकापुरी पति यानी रावण। लंकापुरी पति का मतलब रावण। रावण का जो भ्राता, उसका भ्राता कौन है? कुंभकर्ण। उसका भ्राता कुंभकर्ण। तासु प्रिया, और उसकी प्रिया कौन है? नींद। यानी कुंभकर्ण की प्रिया कौन है? नींद। तो मुझे नींद नहीं आती है। तो इस प्रकार से जो अर्थ आया यहाँ तक का, वो कैसे आया है? इन पदों की क्लिष्टता के कारण आया है। तो पदों की क्लिष्टता के कारण आया है, कठिनाई से ये अर्थ हमारे सामने आया है, तो इसमें क्लिष्टता दोष माना जाएगा। तो इसमें जो अकर्मत्व दोष नहीं होगा वो इसी विकल्प में अकर्मत्व दोष नहीं होगा। थे मानवता से भाई दोनों दी हुई, तो इसमें अकर्मत्व दोष है। बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिला दो, तो इसमें पदों का जो क्रम भंग हुआ है, तो इसमें भी अकर्मत्व दोष माना जाएगा। अगला है, पावन पद वंदन करके प्रभु कब कार्त्यार्थ मिले मुझसे में कौन सा काव्य दोष है? ये कार्त्यार्थ, ये सुनने में किसा प्रतीत हो रहा है? कठिन प्रतीत हो रहा है। सुनने में क्या है? अप्रिय लग रहा है, कठिन प्रतीत हो रहा है, कठोर प्रतीत हो रहा है। तो इसमें कौन सा काव्य दोष माना जाएगा? श्रुति कटुत्व काव्य दोष माना जाएगा। चलो साथियों, धन्यवाद साथियों आपको।